हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ ईशू मलिक एंड वेलकम टू आवर चैनल सार्थक ज्ञान। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक की जिस पर पूरे वर्ल्ड की नज़रें हैं, जो आजकल ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है, वर्ल्ड वॉर 3। ऐसा क्या हुआ विश्व में कि वर्ल्ड वॉर 3 जैसी खबरें ट्रेंड में आने लगी? कौन है नैन्सी पेलोसी, जिसने अमेरिका को प्रतिनिधित्व करते हुए चाइना को इतना गुस्सा उसने दिला दिया कि चाइना ने अमेरिका जैसे बड़े देश को धमकी दे डाली? नैन्सी पेलोसी ने ऐसा क्या किया कि चाइना आज इतने गुस्से में है? नैन्सी पेलोसी का जन्म 1940 में हुआ था और ये यूएस की ऐसी पहली महिला स्पीकर है जिसके बारे में हम सब जानना चाहते हैं। ऐसा नैन्सी पेलोसी ने क्या किया कि आजकल पूरे विश्व में नैन्सी पेलोसी सुर्खियां बटोर रही हैं। हम बात करते हैं चाइना की। चाइना ताइवान को अपना हिस्सा मानता है क्योंकि चाइना वन पॉलिसी को फॉलो करता है। वन पॉलिसी मतलब ताइवान कोई अलग देश नहीं है, वो ताइवान को अपना हिस्सा समझता है। लेकिन चाइना जो ताइवान है वो अपना एक इंडिपेंडेंट स्टेटस चाहता है, वो चाहता है कि एक अलग राष्ट्र के रूप में वो सामने आए, लेकिन चाइना ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता। अब हम बात करेंगे 32 साल पहले क्या हुआ था चाइना में, जिसकी आजकल सुर्खियां हम कनेक्ट कर सकते हैं कि पहले ऐसा क्या हुआ और अब ऐसा क्यों चल रहा है। 32 साल पहले चाइना में कुछ स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया, वो डेमोक्रेसी की मांग कर रहे थे। लेकिन हुआ क्या कि चाइना में कम्युनिस्ट सरकार है और वो डेमोक्रेसी का पूरा विरोध करती है। उन लोगों ने वहाँ पर डेमोक्रेसी की डिमांड की, इसलिए चाइना ने आर्मी टैंकर्स का यूज़ करते हुए उन स्टूडेंट्स को कुचलवा कर मरवा दिया था। अब बात करते हैं नैन्सी पेलोसी की। नैन्सी पेलोसी ने ऐसा क्या कर दिया कि ताइवान पूरा नैन्सी पेलोसी के फेवर में है और वो उसका वेलकम करने के लिए तैयार है। नैन्सी पेलोसी लगभग 28 साल पहले चाइना गई थी। तियानमेन स्क्वायर एक जगह है जहाँ पर फूल अर्पित करना चाइना के खिलाफ माना जाता है। चाइना उसे अपने विरोध में समझता है। क्यों ऐसा समझता है? क्योंकि अगर वहाँ कोई फूल चढ़ाता है इट मीन्स वो डेमोक्रेसी को फेवर करता है, और चाइना ऐसा बिल्कुल नहीं चाहेगा क्योंकि आप और हम सब जानते हैं वहाँ पर कम्युनिस्ट सरकार है। तो नैन्सी पेलोसी इसलिए वहाँ गई। वो अपने 2 सांसद के साथ गई, जो वहाँ पर मैंने आपको बताया तियानमेन स्क्वायर एक जगह है जहाँ पर फूल अर्पित करना चाइना अपने विरोध में मानता है। तो जब वो अनऑफिशियल विजिट पर वहाँ गई, उन्होंने वहाँ पर फूल अर्पित किए। मीडिया की कवरेज हुई, पूरे विश्व में इसकी खबरें चली कि नैन्सी पेलोसी ने ऐसा कर दिया, जिसकी वजह से चाइना पूरे गुस्से में था, वो नैन्सी पेलोसी के विरोध में हो गया। उसके बाद नैन्सी पेलोसी वहाँ से वापस आ गई और जो मीडिया मेंबर्स थे, चाइना ने उनके खिलाफ एक्शन लेते हुए उन्हें जेल में डाल दिया। अब उसके बाद अमेरिका जो है ऑफिशियल विजिट चाह रहा था, वो चाइना आना चाहता था, जिसके लिए जो बाइडेन ने शी जिनपिंग से बात की। उनकी लगभग 2.5 घंटा बात हुई। 2.5 घंटे बाद में आखिरकार चाइना ने अमेरिका जैसे बड़े देश को धमकी दे दी। उन्होंने कहा कि अगर वो आग से खेलेंगे तो हाथ तो जलेंगे ही। ऐसा क्यों कहा? चाइना ने कहा यू हैव टू पे प्राइस फॉर इट। मीन्स चाइना बिल्कुल नहीं चाहता कि नैन्सी पेलोसी ताइवान आए, वहाँ के लोगों में दोबारा से डेमोक्रेसी की मांग हो, जो कि चाइना की सरकार के लिए बिल्कुल उनके विरोध में है, उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। इसीलिए चाइना बिल्कुल नहीं चाह रहा था कि नैन्सी पेलोसी वहाँ आए। उसके बाद जब नैन्सी पेलोसी वहाँ पर विज़िट करने आई तो उन्होंने ट्वीट किया। उनके ऑफिस से जो नोटिस आया उसमें ऐसा बिल्कुल भी मेंशन नहीं था कि वो ताइवान जाना चाहती है। उसमें सिर्फ इतना था कि वो इंडो पैसिफिक रीजन के टूर पर है। ऐसा कहीं भी मेंशन नहीं था कि वो ताइवान जाना चाहती हैं। जब वो ताइवान गई तो जो ताइवान की पहली फीमेल प्रेसिडेंट है शाई इंग-वेन, उन्होंने उनका बहुत अच्छे से वेलकम किया। नैन्सी पेलोसी को लेकर लोगों ने खुशी जताई, उनके लिए नारे लगाए। चाइना ने इसे अपने बिल्कुल विरोध में पाया, इसीलिए चाइना ने वहाँ पर जो उसके खिलाफ एक्शन लेना शुरू कर दिया। नैन्सी पेलोसी वापस चली गई, लेकिन चाइना ने ताइवान को ये बिल्कुल अपने अगेंस्ट समझा और वहाँ से होने वाले इंपोर्ट जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, जो बेसिक इंपोर्ट्स वो वहाँ से करता था, उसे बंद कर दिया। अब चाइना इतने गुस्से में है कि जब वो वहाँ से वापस आके गई तो खबरों में जैसे कि सुनने में आ ही रहा था कि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सायरन सुनने को मिले, जो कि ये सिंबलाइज करते हैं, ये दर्शाते हैं कि वो सायरन युद्ध सायरन थे। मीन्स ऐसा लग रहा था कि अब युद्ध की घोषणा होने वाली है, युद्ध शुरू होने वाला है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके बाद सबको ऐसा लगने लगा कि चाइना ने कुछ किया नहीं, अमेरिका ने जो
उसे धमकी दी गई, उसके बाद भी उसने कर दिखाया। इसके बाद जब वो वहाँ से वापस चली गई तो अब चाइना ने किस तरीके से रिएक्ट किया, उसने ताइवान के चारों तरफ अपनी जो आर्मी है उसे लगा दिया और उसने वहाँ पर युद्ध अभ्यास जैसी बात कहकर वहाँ पर मिसाइल्स दागना शुरू कर दिया। अब वो एक ऐसी सिचुएशन है जैसे आपने कुछ टाइम पहले खबरों में पढ़ा ही होगा कि रशिया और यूक्रेन में जो चल रहा था कि रशिया ने कहा कि वो यूक्रेन के चारों तरफ सिर्फ वो ईस्ट साइड से उसने ये कहा था कि वो सिर्फ एक युद्ध अभ्यास कर रहा है, उसने मिसाइल्स दागनी शुरू की थी और उसका रिजल्ट क्या रहा वो हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं। सेम ऐसा ही चाइना ताइवान के साथ कर रहा है। उसने अपने चारों ओर, ताइवान के चारों ओर वहाँ पर युद्ध अभ्यास जैसी बात कहकर मिसाइल्स दागना शुरू कर दिया। वो मिसाइल्स जो है, हम सब इस बात को जानते हैं, जो टेरिटोरियल वाटर होता है, टेरिटोरियल वाटर आप समझते ही हैं, किसी भी देश के जो 12 नॉटिकल माइल्स तक जो पानी होता है, जो क्षेत्र होता है पानी का, वो उस देश की बाउंड्री में आता है। लेकिन जो चाइना है उसने क्या किया कि वो बिल्कुल ताइवान के क्लोज आकर लगभग कुछ मिसाइल्स जो है वो 9.5 किलोमीटर की रेंज में वहाँ थी। 9.5 किलोमीटर सुन के ऐसा लगेगा आपको कि 9.5 किलोमीटर बहुत दूर है, लेकिन अगर युद्ध के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो 9.5 किलोमीटर काफ़ी क्लोज एरिया समझा जाता है, क्योंकि आप सोच सकते हैं कि अगर इतने क्लोज कोई अटैक करेगा तो उसका नुकसान भी काफ़ी ज़्यादा होता है। तो कुछ मिसाइल 9.5, कुछ 16.5 किलोमीटर, 22 किलोमीटर ऐसी रेंज से उसने युद्ध अभ्यास कर रहा है वो वहाँ पर। जैसे कि आपको पता ही है कि रशिया भी पहले यूक्रेन के चारों तरफ युद्ध अभ्यास ही कर रहा था और उसका क्या रिज़ल्ट रहा वो हम सब देख ही रहे हैं कि किस तरीके से वो वॉर में तब्दील हुआ। तो जो चाइना ताइवान के आसपास युद्ध अभ्यास कर रहा है, उसकी जो मिसाइल्स है वो जापान के इकोनॉमिक जोन में जा गिरी, जिससे कोई भी देश इसे बिल्कुल पसंद नहीं करेगा कि उसके देश में कोई मिसाइल आ गिरे इस तरीके से। तो अगर इस तरीके से वो युद्ध अभ्यास करता रहा और जापान में और मिसाइल्स जा गिरी तो कहीं ना कहीं ये एक तरीका है कि जापान इंस्टिगेट हो जाएगा, जापान को वो उकसा सकता है कि वो उसके साथ युद्ध करे। और हम सब इस बात को जानते ही हैं कि जापान को जो सिक्योरिटी देता है वो अमेरिका है। तो अगर जापान पर इस तरह की कोई सिचुएशन सामने आएगी तो अमेरिका उसे अपने ऊपर की ही लेगा और वो सामने आकर युद्ध करेगा। तो अगर ऐसी ही सिचुएशन बनी रही तो अमेरिका ने अगर चाइना के साथ युद्ध शुरू कर दिया तो रशिया अच्छे से हम सब जानते हैं कि वो चाइना को ही फेवर करेगा और चाइना आजकल बिल्कुल रशिया के ही नक्शे कदम पर चल रहा है। जिस तरीके से रशिया ने यूक्रेन के साथ किया वैसे ही चाइना ताइवान के साथ कर रहा है। तो अब हम ये सारी सिचुएशन को देखते हुए समझ रहे हैं कि अगर युद्ध जैसी परिस्थिति बनती है तो उससे क्या होगा। टर्की हुआ, पाकिस्तान हुआ, तो ये सारे देश किसे फेवर करेंगे? चाइना को फेवर करेंगे। लेकिन अमेरिका, जापान, ताइवान ये सब एक तरफ हो जाएंगे और इंडिया बिल्कुल भी चाइना को फेवर नहीं करेगा, क्योंकि हम सब इस बात को जानते ही हैं कि जो इंडिया है चाइना के साथ पहले हमारे टर्म्स बहुत अच्छे थे। चाइना जब हमारे रिलेशन अच्छे थे, उधर के लीडर्स हमारे देश में विज़िट करने आते थे और हमारे देश के, भारत के लीडर्स चाइना विज़िट करते थे और उस टाइम ऐसे डायलॉग्स बहुत फेमस थे जैसे हिंदी चीनी भाई भाई। लेकिन जैसे 1962 में हमारा चाइना के साथ युद्ध हुआ भारत का, तो उसके बाद से हमारी टर्म्स अच्छी नहीं रही हैं और ये सब डेली सुर्खियों में आप सुनते ही रहते होंगे किस तरीके से हमारे बॉर्डर्स पर टेंशन बनी रहती है। इसीलिए रशिया उसे फेवर कर रहा है तो इंडिया रशिया को भी फेवर नहीं करेगा, तो वो अमेरिका को ही फेवर करेगा और सिचुएशन इतनी ही क्रिटिकल बनती चली गई तो वर्ल्ड वॉर 3 के चांसेस बन जाएंगे। लेकिन ये सारे सिर्फ अंदेशे लगाए जा रहे हैं कि इंडिया अमेरिका को फेवर करेगा या उसे नहीं करेगा। ये सिर्फ एक अंदेशा लगाया जा रहा है, क्योंकि ये सारी जो सिचुएशन है भारत ने उस पर कोई रिएक्शन नहीं दिए। भारत के रिएक्शन के लिए सिर्फ भारत ही नहीं पूरे विश्व नज़रें गड़ाए हुए हैं कि भारत क्या रिएक्शन देगा, लेकिन भारत की कोई अभी भी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। आने वाली खबरों के लिए आप हमारे चैनल पर जुड़े रहिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।